नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अब राजस्थान में भी ग्रुप डी की वैकेंसीज आई हैं, तो अब नेक्स्ट वीक से एक क्लास राजस्थान के लिए स्पेशल स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम राजस्थान के ग्रुप डी वाले जो PYQ हैं वो हम डिस्कस करेंगे और बाकी रेलवे वाली चलती रहेगी। और इसके साथ एक क्लास ऐड हो जाएगी वो राजस्थान ग्रुप डी को लेकर। ठीक है, प्रश्न देखिए। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो सुकुमार सेन है वो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, रमा देवी वॉज द फर्स्ट विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये भी सही है, ये भी सही है। जो रमा देवी हैं, रमा देवी ये पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये पहली महिला CEC है। ठीक है, तो अब आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का निर्वाचन आयुक्त, ये इसकी जो जिम्मेदारी है पूरे भारत में, पूरी इंडिया में इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है इसकी। अब बात आती है कि कौन कौन से चुनाव ये करवाता है इंडिया में। तो इंडिया में जो इलेक्शन है, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन करवाता है ये, उसके बाद राज्यसभा के भी इलेक्शन करवाता है। ठीक, फिर राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती हैं उनके चुनाव भी ये करवाता है, और इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव भी करवाता है ये। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करवाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करवाता है। ठीक है, तो इतने चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये 1989 से पहले, समझिएगा ध्यान से, 1989 से पहले इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति हुआ करता था जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। ठीक, लेकिन 1989 के बाद यहां पे 2 इलेक्शन कमिश्नर और जोड़ दिए गए। 2 इलेक्शन कमिश्नर और जोड़ दिए गए, तो टोटल कितने हो गए? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर यानी कि 3। टोटल कितने हो गए? 3। तो 1989 से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिंगल मेंबर बॉडी कहा जाता था, यानी कि एक सदस्यीय संस्था। लेकिन 1989 के बाद इसमें 2 सदस्य और जोड़ दिए गए, तो अब टोटल हो गए 3, यानी कि अब इसे बहुसदस्यीय संस्था कहा जाता है, मल्टी मेंबर बॉडी। अब ऐसा हुआ क्यों 2 इलेक्शन कमिश्नर बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी? तो 1989 में क्या हुआ, जो उम्र 21 साल वोट देने की होती थी उसे घटाकर कम करके 18 कर दिया गया। 1989 तक वोट देने की उम्र 21 साल हुआ करती थी, इसे घटाकर 18 कर दिया गया। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? संविधान संशोधन कौन सा था? अब ये तो क्लियर है 1989 में ही हुआ है,
कौन सा था वो आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, द स्टेटस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज इक्वल टू, भारत का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका जो स्टेटस है, दर्जा किसके बराबर होता है, उसका स्टेटस किसके बराबर होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होता है। किसके बराबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होता है। ठीक, अब यहां देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है इंडिया का, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो जज हैं वो अभी वर्तमान में वो 34 हैं। कितने हैं, 34 टोटल जज हैं। इसमें से एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 33 जज होते हैं अदर, 33 अन्य जज होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सीजीआई की बात हो या अन्य जज की बात हो, इन दोनों को अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब इंडिया में जो जुडिशरी है, भारत में जो न्यायपालिका है, इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। कैसी है, स्वतंत्र है। ठीक, यानी कि इंडिपेंडेंट। और दूसरा, इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। तो इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड, भारत की जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। आपके लिए सवाल, इंडिया में जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से कॉपी किया है, यानी कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से कॉपी किया है। तो चलो ऑप्शन 2 दे देता हूं मैं आपको, एक है यूएसए और दूसरा है यूके, इंग्लैंड। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लिखें पूरा उसमें कि ये न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, यूएसए या यूके। ठीक है, बताएंगे आगे। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल वॉज, मुगलों की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी, मुगल जो दरबार चलता था उनकी कोर्ट लैंग्वेज कौन सी थी, तो उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी दोस्त फारसी। मुगलों के दरबारी जो भाषा थी वो फारसी लैंग्वेज थी, ध्यान रखेंगे आप। तो मुगल की हम बात करें, बाबर से लेके औरंगजेब, ठीक है, और उसके बाद लेटर मुगल में आ जाएं तो बहादुर शाह, जफर सेकंड। तो मुगलों को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है मुगलों की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी, मुगलों की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी। अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है आपको। चौथा, तो देखो मोहम्मद शाह सबसे पहले है, उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद ये पहले, दूसरे नंबर पे इसके बाद अहमद शाह आते हैं, फिर आलमगीर सेकंड आते हैं और लास्ट में इस क्वेश्चन के हिसाब से जहेंद्र शाह है। तो ए सी डी बी, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी पे सवाल पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी याद रखेंगे आप। जो मुगलों की क्रोनोलॉजी है वो आपको याद रखनी है, कौन कब आया, इसके बाद आया। ठीक है, सबसे कम शासन किसने किया, सबसे ज्यादा शासन किसने किया, तो अकबर का शासन सबसे बड़ा रहा क्योंकि कम उम्र में ये राजा बन गए थे, अकबर का शासन। ठीक है, इंडिया इज इन साइज, भारत जो है आकार में कौन से नंबर का देश है, भारत जो है आकार में कौन से नंबर का देश है, बताओ भाई। तो ध्यान रखना, छठवां सबसे बड़ा देश है भारत,
सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया। यहां देख लो आप, साइज के हिसाब से इंडिया 6वें नंबर पे है। साइज के हिसाब से इंडिया, सॉरी कहाँ है, ये हाँ 5वां, इंडिया इज इन साइज भी 6th कंट्री इन द वर्ल्ड। ये नहीं, ठीक है। यहां देखें 7th लार्जेस्ट कंट्री होगी, 6th नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 5th का आंसर क्या होगा, सी होगा। यहां देखिए आप, सबसे बड़ा साइज में रूस है, और दूसरे नंबर पे क्या है, कनाडा है, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे आपका चाइना आ जाता है, पांचवें नंबर पे क्या आएगा, पांचवें नंबर पे क्या आएगा, तो ब्राजील आ जाएगा, है ना। और 6वें नंबर पे क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे ये इंडिया, और उसके बाद ये आपका अर्जेंटीना, और फिर कजाकिस्तान और अल्जीरिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडिया का एक्सपेंशन क्या है, इंडिया का विस्तार कहां से कहां तक है, तो मैप में देख के बताइए आप। ये रहा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहां से, और लास्ट में है 18 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये एक्सपेंशन है, क्या दिया है ऐसा, नहीं दिया, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। यहां एक चीज समझ लीजिए आप, जैसे ये है आपका अर्थ, और ये बीच वाली लाइन 0 डिग्री, इससे ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इससे नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका कौन सी लाइन है, 0 डिग्री लाइन, लेटीट्यूड। तो इंडिया यहां लाई करता है, यानी कि ये लाइन के ऊपर ही इंडिया लाई करता है, तो नॉर्थ में आएगा, ऊपर वाली पोजीशन भी नॉर्थ में, नीचे वाली पोजीशन भी नॉर्थ में। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में हम पढ़ते हैं इसको। द लार्जेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का हिस्सा किस देश को जाता है, भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का हिस्सा किस देश को जाता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का हिस्सा किस देश को जाता है, चीन को, सिंगापुर को, यूनाइटेड अरब एमिरात, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट इज यूज्ड इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यहां देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका मतलब होता है भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन क्या होता है, तो समझिए इसको। भारत का अन्य देशों के साथ जो आयात निर्यात हो रहा है, भारत का अन्य देशों के साथ जो आयात निर्यात हो रहा है, उसका रिकॉर्ड, उसका जो है बही खाता, इसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो किससे रिलेटेड हुआ ये, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हुआ, है ना। तो आंसर हो जाएगा 8वें का सी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, 8वें का सी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल टू, ई श्रम जो पोर्टल है उसका काम क्या है, ई श्रम पोर्टल का कार्य क्या है बताओ। 9th, टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ मनरेगा वर्कर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एनालिसिस, टू इनहेंस सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये रहा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना ई श्रम पोर्टल है।
अजय कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अजय कुमार सिंह को कौन से स्टेट में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है? बताओ, अजय कुमार सिंह को किस स्टेट में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है? तो झारखंड हो जाएगा। झारखंड में बनाया गया है। कहां बनाया गया है? झारखंड में बनाया गया है। ये ध्यान रखेंगे आप। करंट अफेयर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। यहां देखिए, एक छोटे से टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं हम, जहां से सवाल पूछा जाता है आपसे। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, हिंदी में इसको कहते हैं मौद्रिक नीति। क्या कहेंगे हिंदी में इसको? मौद्रिक नीति। ठीक है, मकसद क्या है इसका पहले देख लेते हैं। बनाता कौन है इसको? तो एक कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम करती है। इसमें जो सदस्य होते हैं, टोटल 6 मेंबर्स होते हैं इसमें, जिस 6 में से 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से होते हैं। ठीक है, अब आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर कौन से हो गए? तो एक तो आरबीआई के गवर्नर हो जाते हैं। तो कौन है आरबीआई के गवर्नर? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, ध्यान देंगे। और डेप्यूटी गवर्नर 4 हैं। तो करंट अफेयर का एक सवाल है, अभी हाल ही में पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता नई आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर बनी है। और ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की है इन्होंने। उसके बाद यूएसए से, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए से पीएचडी की है इन्होंने। ठीक है, ये डेप्यूटी गवर्नर बनी है हाल ही में, तो याद रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है? तो सीधी सी बात है, क्रेडिट कंट्रोल करना। क्रेडिट कंट्रोल यानी कि कर्ज नियंत्रण। कर्ज नियंत्रण करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। और कर्ज नियंत्रण करने से ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कंट्रोल में आती है। ठीक है, तो समझिए मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई बनाती है, लेकिन आरबीआई के अंदर कौन? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और मार्केट में कर्ज को नियंत्रित करना, कि बैंकों के द्वारा दिया जा रहा लोन बाजार में कितना देना है, कब इसे रोकना है, कितना बढ़ाना है, ये डिसाइड करना आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाती है आरबीआई, उसके अंदर कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अंदर कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। क्या बोलते हैं? टूल्स, तरीके, मेथड्स। टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब देखें ये टूल्स कौन से हो सकते हैं? बैंक रेट, बैंक रेट,
CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये टूल्स कैसे काम करते हैं, ये टूल्स कैसे काम करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए, आसानी से इनको समझेंगे और इनका इम्पैक्ट क्या होता है बाजार में। अगर बैंक रेट का परसेंटेज बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बैंक रेट कम कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, CRR बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, कम कर दिया जाए तो क्या होगा, CRR होता क्या है, SLR क्या होता है। तो ये हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के एंड में क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।